हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्रा पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की 360 डिग्री की, जो कि अध्याय क्या होगी, फोड़, अम्ल और क्षार लवण। तो इस तरह से हमने आपको क्लास 6 की जो कि साइंस की सारे चैप्टर करा दिए हैं और अभी 7th क्लास के फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर को भी क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। और हम लोग आज इससे वीडियो के माध्यम से अध्याय 4 को कंप्लीट करेंगे, जो कि क्या होगी, अम्ल क्षार और लवण। तो चलिए हम लोग बिना समय को गंवाए हुए क्या करते हैं, प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न एक कह रही है, दही, नींबू काढ़ा, संतरे काढ़ा, सिरके का स्वाद होता है तो कैसा होता है, खट्टा होता है। और ये सभी क्या होता है, अम्ल होता है। तो चलिए इसके अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, एनसीईआरटी की लाइनें करिए, दही, नींबू काढ़ा, संतरे काढ़ा और सिरके का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द की एसियट से हुई है। किससे हुई है, एसियट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द के किससे हुई है, एसियट से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्न में से जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी। अब हम लोग इस एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, खाने का सोडा जो कि क्या होता है, बेकिंग सोडा, कैसा होता है, क्या इसका स्वाद भी आप खट्टा है, यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब इससे कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ेंगे तो यह साबुन जैसा क्या होता है, चिकना निकलता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या हो, कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रक्रिया क्या होती है, क्षारकीय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में कौन सा बताना है, जो कथन सही नहीं है वही क्या है, बताना है। तो समय कथन ये कह रहा है, सामान्य ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं अम्लीय कहलाते हैं, जो कि यही क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जो सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, उसको अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े भी हैं, क्वेश्चन को सॉल्व भी किए हैं। तो क्या था, क्षारीय था। और इसमें क्या कह रहा है, पदार्थ अम्लीय होता है, जो कि क्या है, सत्य कथन है। क्योंकि हम लोग कथन 2 पढ़ते हैं। 2 कथन कह रहा है, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिसमें अम्ल एसिड होते हैं, ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। तो ये क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि कथन 1 कह रहा था वो बिल्कुल ही क्या है, गलत है, जो कि सही नहीं है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन ए। चलिए अब हम लोग इस एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसियर से हुई है। जस्ट ही ऊपर भी एनसीईआरटी की लाइनों में दी गई थी। जो एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से, जिसका जिसका क्या होती है, शब्द का एसियर होती है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है, इसका स्वाद भी क्या होता है, खट्टा होता है। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ेंगे तो यह साबुन जैसा क्या होता है, चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रक्रिया क्या होती है, प्राकृतिक जो होती है क्षारकीय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। तो इस तरह से टार्टरिक अम्ल जो होती है किस में होती है, इमली, अंगूर, कच्चे आमों में होती है। चलिए इसको हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को देख लेते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करिए, अम्ल
अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल जो होती है वो किस में होती है? सिरका में होती है। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में होती है। साइट्रिक अम्ल नींबू के कुल के सीड से फल जैसे में। लैक्टिक अम्ल में दही होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। कौन है जो प्राकृतिक का सूचक नहीं है? तो फिनोलेफ्थलीन जो होती है वो प्राकृतिक का क्या है? सूचक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए। कोई भी पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय इसका परीक्षण करने के लिए पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या होते हैं? सूचक कहलाते हैं। अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ को विलयन में मिलाया जाता है वो क्या होता है? बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक रूप में क्या होते हैं? पाए जाने वाले सूचक हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से साबुन का संगठक है। कौन है जो साबुन का संगठक है? तो यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो साबुन का संगठक कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी, जो कि बी और सी हो जाएगी। तो चलिए इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है एक तरफ क्या है? क्षारक का नाम दी गई है और ये किस में पाया जाता है वो बताया गया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होती है चूने का पानी होती है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होती है खिड़की, कांच आदि साफ करने के लिए क्या होती है? उपयुक्त मार्जक होती है। खिड़की की जो विंडो वगैरह जो साफ करने की होती है वो कौन सी होती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की होती है। वही सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होती है उससे क्या बनाई जाती है? साबुन को बनाया जाता है। वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है दूधिया मैग्नीशियम से मिलाकर क्या होती है? मैग्नीशियम का निर्माण होता है। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन तो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? देखिए अम्ल जान गए, क्षार जान गए, अब क्या पढ़ना है? उदासीन विलयन को जानेंगे। तो उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटर पद के रंग को परिवार करके उदासीन विलयन कहलाता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लीटर पद के रंग को परावर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों से रंग प्रदान कौन करता है? तो मैंजेटा करता है। जो गुड़हल के पुष्प का सूचक होता है जो अम्लीय विलयनों के रूप में रंग जो प्रदान करती है वो क्या होती है? मैंजेटा होती है। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ा? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है उदासीनीकरण अभिक्रिया से आमतौर पर क्या होती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से ऊष्मा निर्मुक्त होती है, विलयन क्षारीय हो जाता है, विलयन अम्लीय हो जाता है, लवण और जल बनता है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी, जो कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ क्या होते हैं? नए पदार्थ का निर्माण होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है इस तरह से और थोड़ा एनसीईआरटी की लाइन बची है उसको पढ़ लेते हैं। तो और एनसीईआरटी की लाइन में देखिए जैसे किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण की क्या होती है? जल निर्मित होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है उदासीनीकरण में कौन सा नया उत्पाद निर्मित होता है? तो उदासीनीकरण में क्या होती है? लवण का निर्माण होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन कह रही है उदासीनीकरण अभिक्रिया में नए पदार्थ निर्मित होते हैं जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। तो उदासीनीकरण को निम्न रूपों में क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्षा जल में मौजूद होता है। वर्षा जल में क्या मौजूद होता है? तो वर्षा जल में क्या होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, नाइट्रिक अम्ल भी होता है, कार्बोनिक अम्ल भी होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक किस में होता है? जो कि गाड़ियों के बैटरी वगैरह में देखते होइएगा उसमें क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक होती है। तो इस तरह से वर्षा जल में क्या क्या होती है? सल्फ्यूरिक होती है और नाइट्रिक होती है और कार्बोनिक अम्ल होती है। जैसे
राइट ऑप्शन कथन 1, 2 और 3 क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करिए। क्या आप अम्ल वर्षा सबसे परिचित है? क्या आप अपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो अम्ल क्या कहलाती है, वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, जो कि गैसों में वायु प्रदूषण के रूप में क्या होती है, निर्मुक्त होती है। वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों और ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्या करता है, क्षति पहुंचा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वर्षा जल अम्लीय कैसे हो जाता है? तो वर्षा जल अम्लीय, तो इसमें से कथन सही बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइडों के कारण होती है, जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है, इसलिए क्या होती है, वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी कारण क्या होती है, वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के भी कारण क्या होता है, वर्षा जल क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इस तरह से तीनों जो कथन दी हुई थी सही है, तो इनमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी, जो कि इनमें से सभी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं कि आप अम्ल वर्षा सबसे परिचित है? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, वर्षा जल में अम्ल की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है, जो अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में प्रायः अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी वायु गैसें होती है, जो वायु में क्या होती है, प्रदूषक के रूप में क्या होती है, निर्मुक्त होती रहती है। थोड़ा सा और एनसीईआरटी की लाइनें हैं। तो वर्षा जल में घुलकर क्या करते हैं, क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों में ऐतिहासिक इमारतों, पौधे और जंतुओं की क्या करती है, क्षति को पहुंचाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, जो कि हमारे आमाशय से अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए या उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करती है, लेकिन आमाशय अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से क्या होती है, अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी सहायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रतिअम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन क्या कर देता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, जो कि कह रही है, हमारे शरीर के आमाशय में किस अम्ल का अत्यधिक स्राव से क्या होती है, कष्टदायक महसूस होती है? तो जस्ट ही ऊपर पड़े हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन करिए, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भोजन के पाचन में हमारी क्या करती है, सहायता करता है। लेकिन आमाशय में अधिक अम्लों की आवश्यकता से होती है, से अधिक होने पर क्या होती है, अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी तक कष्टदायक होता है। अपाचन की मुक्ति के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रतिअम्ल को क्या करते हैं, लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्लों के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि 17 नंबर है, जब चींटी काटती है तो शरीर में कौन सी अम्ल द्रव डाल देती है? तो चींटी के काटने से कौन सी द्रव डालती है? तो फॉर्मिक अम्ल को डाल देती है। हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक से निकलती है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमिनाइन विलयन से मिलकर उदासीन किया जाता है, जिसमें कि जिंक क्या होती है, कार्बोनेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जब चींटी काटती है तो शरीर में से अम्लीय द्रव डालती है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और कैलेमाइन का प्रयोग किया जाता है, जो कि जस्ट ऊपर एनसीईआरटी की लाइनों में क्या किए हैं, बट जब चींटी काटती है, जो कि वो हम लोग के शरीर में क्या करता है, अम्लीय द्रव को डाल देता है, वो क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, जो कि इसको प्रभाव को कम करने के लिए हम लोगों को सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और कैलेमाइन का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है,
सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ये थोड़ी सी एनसीईआरटी की लाइनें बची हुई है, तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए। जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। तो कैसी लगी है वीडियो दोस्तों? तो इस तरह से हम लोग का 4 अध्याय चैप्टर जो था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, जो कि अम्ल क्षार और क्या था, लवण था। तो इस तरह से आपको कैसे लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। और अब हम लोग इसके अगले वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 करेंगे, जो कि क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में क्या कर दें, शेयर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।